दोस्तों मैं आप लोगों का जो ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड किया हूं, जिसमें से एक कैटेगरी आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। एक कैटेगरी होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है, और एक कैटेगरी होगा आप लोगों का मैप सेक्शन का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी से हमें लॉन्ग क्वेश्चन मैप से संबंधित और एक बड़ा मैराथन क्लास चलेगी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जहां पे मेरे दोस्तों मैं लगभग आपको 200 प्लस आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में। और वो क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पेपर में वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग वेट कर रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और हमारा जो मैप पोर्शन से क्वेश्चन आगे वो सब के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। साथ ही साथ आप लोग अपने अपने फ्रेंड को जल्दी से शेयर कर दें ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे एग्जाम में आखिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सर सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके लेकर आया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा कि भूगोल की 2 शाखाओं का नाम बताइए। तो भूगोल का 2 शाखा का नाम होते हैं हमारा, एक भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। क्या होता है भाई? एक होता है सर हमारा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। वादा करता हूं कि अगर शुरू से लेकर अगर आप अंतिम तक देखेंगे तो आपके दिमाग में मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को घुसा दूंगा। इससे पहले मेरे भाई क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चनों का हम लोग को एग्जाम में लिखना भी होगा। तो अगर समझ आते हैं ना तो लिखने में मजा कुछ और ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम लुईस फेवरे ने किया था। किसने किया था भाई? तो बताएंगे सर लुईस फेवरे ने किया था। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ज्योग्राफी का अर्थ होती है। क्वेश्चन का लेवल देखिए एक बार, याद रखिएगा ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? पृथ्वी का वर्णन करना। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बताएंगे सर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखने वाला था वो उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। मैं आप लोगों का अभी 74 क्वेश्चन बताने वाला हूं, यह हमारा अभी चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तो दिल थाम कर बैठिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखाओं का नाम बताएं। जो हमारा राजनीतिक भूगोल है इसके 2 उपशाखाओं का नाम बताना है। पहला हमारा हो जाएगा निर्वाचन भूगोल, दूसरा हमारा हो जाएगा सैन्य भूगोल। क्या हो जाएगी? राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखा हमारा हो जाएगा, एक निर्वाचन भूगोल और एक हो जाएगा हमारा सैन्य भूगोल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल। और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स का फी पूरी तरह से घट चुकी है, जहां पे 499 रुपये फीस था वहां पे आपको 299 रुपये लग रही है। और इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, जहां पे आपको एक बार आपको 299 रुपया पे करना है और दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को क्लासेस कराई जाएगी। और इसके बाद ये क्लास में आप लोगों को ओनली फॉर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगी, PYQ बताया जाएगा। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट ना करें, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सर संभववाद क्या है? संभववाद का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही सिंपल है। संभववाद का मतलब होता है कि जब हम विकास करते हैं या कोई उद्योग बसाते हैं तो हम लोग उद्योग को ऐसे बसाएं या हम अपने विकास की राह को ऐसे चयन करें जिससे हमारा प्रकृति का हनन ना हो, प्रकृति का क्षति ना हो। संभववाद कहलाता है जब हम अपने आप को ऐसे विकास की ओर ले जाते हैं, जब हम पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं तो हमारा संभववाद हो जाता है। सिंपल सा भाषा में याद रखिएगा, प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। जब भी हम लोग विकास करेंगे या टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोग अपनाएंगे जिससे हमारा पर्यावरण का कोई क्षति ना हो, उसे हम लोग संभववाद कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बताएंगे सर ग्रिफिथ टेलर। ये बच्चों को पता है कि ग्रिफिथ टेलर को हम लोग नॉन निश्चयवाद का पिता मानते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन सबसे पहले हमारा पूछा जाएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बताएंगे सर ये हमारा अमेरिकन का भूगोलिस्ट है। क्या भाई? अमेरिका का भूगोलिस्ट है। आइए सर अगला क्वेश्चन,
आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक हम लोग फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। याद रखिए किसे कहते हैं भाई? तो जर्मनी के निवासी है हमारा फ्रेडरिक रेडजेल। कहाँ के निवासी है भाई? तो बताएंगे सर जर्मनी के निवासी है फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन है सर जनसंख्या का घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? तो याद रखिए जनसंख्या घनत्व हम लोग निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश को बोलते हैं भाई। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व से कहते हैं। यानी याद रखिएगा मेरे भाई 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर लिख सकते हैं क्षेत्रफल। याद रखिएगा क्या लिख सकते हैं भाई? क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा जनसंख्या, इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं जनसंख्या। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसे जनसंख्या घनत्व। वही कह रहा है आपसे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एशिया महादेश में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महादेश याद रखिएगा टोटल हमारा 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका सुने हैं ना भाई, ऑस्ट्रेलिया। तो उनमें से आपको याद रखना है कि एशिया महादेश एक ऐसी महादेश है जिसमें पूरा 60% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? याद रखिएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में छपेगी, इसको बाद में देखिएगा। आप सभी को पता है कि हमारे जनगणना 2001 में हुआ है और एक बार हमारा 2011 में हुई है। फिर हमें 2021 में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना वायरस आई थी। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया? जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 करोड़ जनसंख्या थी और यहाँ पे हो गया हमारा 2 करोड़। याद रखिएगा क्या हो गई भाई? तो 2 करोड़। तो क्या हो गया हमारी जनसंख्या में परिवर्तन हो गई। तो 2 समय अंतराल के बीच में संख्या में हुए परिवर्तन को याद रखिएगा, 2 समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलता है सर? जो समय अंतराल, कितना समय अंतराल भाई? 2 समय अंतराल, एक यहाँ पे है सर, एक हमारे यहाँ पे। 2 समय अंतराल के बीच में वृद्धि, जो संख्या वृद्धि हुई है उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सिंपल सा बात आप लोगों को याद रखना है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जानकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या होता है? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पुनः अनुमान के लिए किया जाता है। जो जानकीय संक्रमण है ना भाई, इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? तो बताएंगे सर इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और जनसंख्या का अध्ययन के साथ साथ ये भी अनुमान लगाया जाता है कि हमारे भविष्य में जनसंख्या कितना होगा। इसी को हम लोग जनसंख्यिकीय संक्रमण कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनसंख्या जानकीय संक्रमण का अर्थ होता है कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना और भविष्य के बारे में जनसंख्या का निर्धारण करना जानकीय संक्रमण कहलाता है। आइए सर जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या आज 10 को है तो कल 8 को हो जाएगी, आज 10 को है तो कल 12 को हो जाएगा। आखिर कैसे हो सकती है? तो पहला याद रखिएगा जन्म दर, अगर ज्यादा बच्चों का पैदाइश होगी तो हमारे जनसंख्या में वृद्धि होगी। मृत्यु दर, मान के चलिए दिन प्रतिदिन लोगों को मौत का घाट उतरना पड़ रहा है तो जनसंख्या में कमी होगी। अगला है सर प्रवास, मान के चलिए हमारे झारखंड की आबादी 1 लाख है और उनमें से 1000 व्यक्ति उड़कर चले गए कहीं कमाने के लिए दूसरे स्टेट में, तो बोल सकते हैं इसके कारण में भी हमारी जनसंख्या में क्या होगी भाई? कमी होगा। या दूसरे जगह की जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारे जनसंख्या में वृद्धि है और कमी है भाई। तो एक बार आप लोग अच्छा लगे तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हाँ जो चीज आप बता रहे हैं सारा चीज हमको समझ में आ रहा है। मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं? आइए सर बताता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ऐसे विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। लोगों के विकल्प मतलब मेरे पास ऑप्शन है। हाँ भाई, जैसे कि लड़कियों के पास देखे ना भाई ऑप्शन है, ये लड़का नहीं पसंद है तो क्या हुआ, चलो हट मैं दूसरा लड़का को ज्वाइन कर लूंगा। अरे दूसरा भी नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, हट तीसरा में ज्वाइन कर लूंगा। ये लड़कियों के पास क्या है भाई? विकल्प है। लड़का का पास भी विकल्प होती है, कब पता है? जब वो अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई याद रखेगा, जब लड़का अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, जब अपने कमाई से माँ बाप की परवरिश करते हैं तो उनके पास भी विकल्प आ जाती है। वो लड़का भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस लड़की के साथ सेटिंग करना है। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं अवसर, इसको हम लोग बोलते हैं विकल्प। बुझल पारले की ना रे दादा।
तो ऐसे विकास जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है, लोगों के चयन करने की विकल्प ऑप्शन में वृद्धि करती है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है और हमारे जीवन स्तर में सुधार लाते हैं। देखते हैं ना भाई, लड़की को कॉल कीजिएगा ना, बोलेंगे मेरा पापा है, मेरा दादाजी है, मत कॉल करो अभी, और दूसरा से बात कर रहा है। अगर आपको कॉल करेंगे ना, अगर आप बोल दिए ना मेरा मम्मी है, जा तो तुम्हारे पास मेरा बात करने का समय नहीं है, जाओ जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे, बोलते या नहीं भाई? वही आपको याद रखेगा, शिक्षा देगी मेरे भाई, जो आपका सपोर्ट अच्छा करेंगे, वही आपको सही ज्ञान देंगे जो आपका सपोर्ट अच्छा करेंगे। इसलिए सपोर्ट वाला चुनिएगा भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो मानव विकास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सशक्तिकरण क्या है भाई? अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। एकदम सिंपल सा फंडा है, 1 मार्क्स का पूछेगा, ध्यान से सुनना है। फिर से सुनिए, अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। मैंने अपना विकल्प, मेरे पास चुनने का जो अवसर है, अभी लड़कियों लोग के पास क्या है, मैंने बताया ना, लड़की लोगों के पास चुनने का अवसर है, उनके पास चयन करने का विकल्प है कि आज ये लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल उससे सेटिंग करेंगे, इससे नहीं हुआ तो क्या हुआ, उससे करेंगे, उससे नहीं हुआ तो उससे क्या हुआ। तो लड़कियों के पास क्या हो गया, सशक्तिकरण हो गया। याद रखिएगा, चयन करने का शक्ति को ही हम लोग सशक्तिकरण कहते हैं, बस याद रखना भाई, ठीक है? और इसका कोई दूसरा मीनिंग ना निकाले भाई, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक ना? ठीक है? मुस्कुराना हर लड़के की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। बाबू याद रखना है, ठीक ना? मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता क्या है भाई? वैसे आवश्यकता जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। मूलभूत आवश्यकता का मतलब वैसी आवश्यकता, मानव जीवन की हर एक वे चीज, वैसी आवश्यकता जिनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। जैसे भोजन के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, वस्त्र के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, आवाज के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, पेयजल जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव को जीवन जीने के लिए इन सब सारी चीजों की आवश्यकता होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं। बुझल पा रहे मेरे दादा? हम आशा करो रे भाई, हमारे भाई बहन तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही, आ तोहने अपन फ्रेंड के हो ना बाबू, तोहने जरूर शेयर करिए ताकि ओकरा लागतो कि हमनी के एग्जाम में कैसन प्रश्न पूछल जीतो। आ तोहनी का बेस लागो हो ना भाई, तोहनी का अगर अच्छा लागो हो ना तो कमेंट सेक्शन में तोहनी जरूर कमेंट करिए और इटा बता भी तोहनी कि तोहनी चाहा कि हमने क्या लॉन्ग क्वेश्चन करा ही दादा, लॉन्ग क्वेश्चन हमनी के 5-5 मार्क्स के कैसन पूछल जीतो। और हमरा ये भी बताई दी दादा कि हमनी के एग्जाम में मैप से कैसन क्वेश्चन है, तो अरे हटा जरूर बताई है भाई, घंटा बताबे सर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेटा हमने के एग्जाम पे 25 मार्क्स के। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र क्या है भाई? पहला मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र होते हैं स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा होता है संसाधन तक पहुंच, इसको बोलते हैं मानव विकास की अवधारणा। आइए सर अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा जो होती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो देन होती है ना भाई, ये हमारा डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा होती है, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और क्या है? अर्थशास्त्री है बाबूले, ये कोई भूगोल वेत्ता नहीं है, ये कोई भूगोलिस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? ये इकोनॉमिस्ट है, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया था। अगला क्वेश्चन सर, सतत पोषणीयता क्या है भाई? सतत पोषणीयता का मतलब होता है, एकदम सिंपल सा भाषा में समझिए, हम अपने संसाधन का ऐसे प्रयोग करेंगे, अरे मरते दम तक नहीं भूलोगे भाई, पूरा यूट्यूब में खंगाल के देख लो, नहीं मिलेगा ऐसा डेफिनेशन। सुनिएगा, ये सब आंसर हटाइए। मानव सतत पोषणीय का मतलब क्या होता है? सुनिएगा, ऐसे विकास करना, अपने पीढ़ी को देखकर विकास करना। हम अपने प्राकृतिक संसाधन को ऐसे उपयोग करेंगे, आंसर सुनिए, आंसर, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे उपयोग करेंगे ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी होगी उन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसी को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का वैसे उपयोग करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधनों का वैसे उपयोग करेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी का कोई भी प्रभाव ना पड़े। यानी ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे, मेरे पास पेट्रोल है तो पेट्रोल को हम बहा दें, नहीं, हम पेट्रोल का ऐसा उपयोग करें ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग करे। बस हो गया, सिंपल सा, इतना थोड़ा ना याद करना है भाई, छोड़ दीजिए, बस हो गया आंसर। आखिर से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, आखिर मेरे भाई बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग
परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करते हैं। आखिर किस्सा कहते हैं भाई बाबू, ध्यान से सुनिए, मरते दम तक नहीं भूलोगे। आखिर किसे कहते हैं? जब हम मछली पकड़ने के लिए या कोई जंगल में जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए जब हम तैयार करते हैं, भाई समझ में आ गया ना, जब हम तैयार करते हैं, कोई गुलेन तैयार करते हैं, कोई तीर धनुष तैयार करते हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट, कोई और उपकरण जब तैयार करते हैं उनको मारने के लिए, उनको शिकार करने के लिए, तो इसी चीज को हम लोग आखेट कहते हैं, जिससे हम शिकार कर सकते हैं। सिंपल सा भाषा है भाई, समझ जाइए मेरे भाई, ठीक है। पशुचारण किसे कहते हैं? भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण के लिए पालन करना पशुचारण कहलाता है। पशुचारण नहीं भाई, है ना, बैल बगाल सुने हैं ना भाई, हम लोग बोलते हैं इसको देहात में गोरू बगाल, आप लोग बोलते हैं या नहीं पता नहीं। तो बैल बगाल मतलब समझे, पशुचारण, पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करना ही पशुचारण कहलाता है। सिंपल सा बात। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? चलवासी पशुचारण उसे कहते हैं जो चल चल के पशुओं का भरण पोषण करते हैं। हम लोग अक्सर देखे होंगे देहात में मेरे भाई, गर्मियों के मौसम में नहीं तो बल्कि ठंडे के मौसम में हम लोग देखते हैं एक भेड़ का पूरा बाउंडर आती है मेरे भाई, जिसमें लगभग 1500-2000 बकरी होती है, भैंस बकरी होती है, भेड़ होती है, जिसके रूह से स्वेटर वगैरह बनाई जाती है ना, वो मेरे भाई प्लायन करते हैं पर्वतीय, ठंडी के मौसम में पर्वतों से प्लायन करके वो मैदानी भाग की ओर लौटते हैं, क्योंकि पर्वतीय भागों में ठंडा मौसम में काफी ठंडा लगती है, इस कारण से वो प्लायन करते हैं। कहां पे? तो बताएंगे मैदान की ओर। तो चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चरागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। चलवासी उसे कहते हैं जो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो आवागमन करते हैं या हस्तांतरण करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पशुचारण। याद रखिएगा, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, जो चल चल के पशुओं का भरण पोषण करते हैं। रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई थी? जो हमारा रोपण कृषि है, ये शुरुआत किए गए थे यूरोपीय लोगों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई? यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूरोपीय लोगों के द्वारा किए गए थे रोपण कृषि। रोपण कृषि कैसे होते हैं? जैसे हमारा रबड़ हो गया, कोको हो गया, कहवा हो गया, गन्ना हो गई, ये सब हमारा क्या है? रोपण फसल में आती है। अगला स्तर मध्य अमेरिकी एवं मैक्सिको के हस्तांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। अगर आप चले जाएंगे मेरे भाई हस्तांतरण कृषि को भारत में झूम कृषि कहते हैं, जो घूम घूम के करते हैं उसको झूम कृषि कहते हैं। वही अगर आप मध्य अमेरिका चले जाएंगे या मैक्सिको चले जाएंगे तो वहां पे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिल्पा कहते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खनन से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, जमीन के अंदर में खुदाई करने के दौरान जो हमें संसाधन मिलती है इसे खनन कहते हैं। इतना याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जमीन के खुदाई के दरमियान, जमीन के खुदाई के दौरान जो हमें सामान मिलती है, जो हमें संसाधन मिलती है, जो हमें साधन मिलती है, उसे हम लोग याद रखेगा खनन कहते हैं। भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्थाओं में स्थित खनिज को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। सिंपल सा बात जो मैंने आप लोगों को बताया, जमीन की खुदाई करने के बाद जो हमें साधन संसाधन मिलती है उसे हम लोग खनन कहते हैं। सहकारी कृषि क्या है? किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छता से एक शाकाहारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे शाकाहारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि उसे कहते हैं जब हमारे किसान भाई जो आते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसके लिए वो जब मेहनत करते हैं तो इसी को हम लोग शाकाहारी कृषि कहते हैं। अगला, मलेशिया में हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया भाई, बाबू यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं बाबू? तो आप लोग बताएंगे सर मिल्पा कहते हैं। लेकिन यही चीज अगर आपसे एक क्वेश्चन पे पूछूं कि मलेशिया में हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं, तो लदांग। क्या कहते हैं भाई? याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो गन्ने की खेती के लिए हमारा उष्णकटिबंधीय चाहिए। क्या चाहिए भाई? उष्णकटिबंधीय चाहिए। लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? लाल कॉलर श्रमिक आपकी एग्जाम पे हर हाल में आएगी। लाल कॉलर श्रमिक आपकी एग्जाम पे हर हाल में आएगी बाबू, सुनिएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, जैसे कृषि, दैनिक मजदूरी। लाल कॉलर श्रमिक ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना,
उसके बाद हमारा कृषि करना, उसके बाद हमारा पशुपालन करना, पशुचारण करना, याद रखेगा ये सब आता है हमारा क्या, तो बताएंगे सर लाल कॉलर प्राथमिक क्रियाकलाप में। लाल कॉलर में मेरे दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। इसमें वो कहा गया कि जब हम अपने घर द्वार को छोड़कर जब हम प्राथमिक क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए जाते हैं तो उसे हम लोग लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। अगला देखिए सर, आधारभूत उद्योग क्या है भाई? आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अन्य उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त करता है। देखिए एग्जांपल में तरह आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं जिसमें मेरे भाई कोई भी उद्योग को बसाने के लिए उस सामान की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तुओं को, कोई भी फैक्ट्रियों को बसाने के लिए याद रखिएगा उसे कोई ना कोई सामान की आवश्यकता होती है। जब ये सामान किसी और फैक्ट्री से उनको मिलती है तो ये हमारा हो गया आधारभूत उद्योग। ठीक है, जैसे मान के चलिए मुझे साबुन की फैक्ट्री बनाना है, एग्जांपल में दे रहा हूं, तो मैं लोहे की फैक्ट्री में जाऊंगा, साबुन के बनाने के लिए कढ़ाई खरीदूंगा ना भाई बड़ा सा, तो ये कढ़ाई जब मैं खरीद कर ले जा रहा हूं तो ये हमारा आधारभूत उद्योग हो गया। क्यों? क्योंकि ये हेल्प कर रहा है उस फैक्ट्री वालों को। वही कह रहा है कि आधारभूत उद्योग के अन्य उद्योगों को अपने उत्पादकों के द्वारा कच्चा माल प्राप्त करता है। क्या करता है भाई? कच्चा माल प्राप्त करता है। जैसे लोहे इस्पात उद्योग अन्य मशीनरी उद्योग के लिए इस्तेमाल रूपी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा मेरे भाई, आपको इतना याद नहीं करना है, सिंपल सा भाषा में याद रखिएगा कि वो उद्योग जो दूसरे उद्योग के सहायता से कोई तीसरा उद्योग का निर्माण होती है, इससे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, आधारभूत उद्योग। जैसे मेरे भाई इस्पात, स्टील का उद्योग अन्य उद्योगों को हेल्प करती है, यानी आधारभूत उद्योग मदद करती है। बस हो गया सिंपल सा। अगला देखिए सर, द्वितीय क्रियाकलाप। मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। अब चतुर्थ अगर नहीं भी याद करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप, तीन को क्रियाकलाप आपको हर हाल में याद करना है। तीन को क्रियाकलाप जो है भाई उसको आप लोगों को हर हाल में याद करना है। द्वितीय क्रियाकलाप है प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग ना करके उसे साफ परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादकों से नए वस्तुओं तैयार की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं को तैयार करने के वाले उद्योग को गौण उद्योग या द्वितीय समस्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, इतना भी आपको याद नहीं रखना। क्या करना भाई? इतना आपको याद रखना है। द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं सुनिएगा। द्वितीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप के द्वारा बनाए गए या उत्पादन किए गए सामान को, जब उनके सामान को के माध्यम से जब हम कोई तीसरा सामान, जब नया सामान का बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। नहीं समझ में आया सर? फिर से एक बार सुन लीजिएगा। द्वितीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के द्वारा उत्पादन किए गए हर एक वो वस्तु जिससे हम नया चीज का निर्माण कर सकते हैं, उससे हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे मेरे भाई हम लोग चाष किए, चाष करने के बाद हमारे पास गेहूं आ गया, तो गेहूं आने के बाद गेहूं हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन गेहूं से हमको आटा में बदलना होगा, तो आटा हमारा हो गया क्या? तो बताएंगे द्वितीय क्रियाकलाप। समझ में आई ना या नहीं आई भाई? जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं लकड़ी काट के लाया हूं, लकड़ी काटने के बाद मुझे दरवाजा बनाना है, तो लकड़ी हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन जब मैं दरवाजा बनाऊंगा तो दरवाजा हमारा हो जाएगा क्या? द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के माध्यम से जब हम प्राकृतिक क्रियाकलाप के वस्तुओं का जब हम इस्तेमाल करके कोई नया वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। सिंपल सा भाषा में याद रखिएगा। अपने मन से लिखेंगे ना मेरे भाई तो और मजा आएगा आप लोगों को। जब आप लोग अपने मन से लिखेंगे ना तो आप लोगों को और मजा आएगी, इसलिए अपने मन से लिखा कीजिए भाई, ठीक है। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। जो हमारा कुटीर उद्योग है वो, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? छोटा सा उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? छोटा सा उद्योग। तो घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। याद रखिएगा, जो हम लोग घर में बनाते हैं, जैसे बिस्किट फैक्ट्री हो गया, उसके बाद अगरबत्ती का फैक्ट्री हो गया, उसके बाद साबुन का फैक्ट्री हो गई, कलम का फैक्ट्री हो गया, ये जब हम अपने घर में, और कुटीर उद्योग में घर के परिवार के द्वारा सामान तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुटीर उद्योग में हम कोई बाहर से कोई मजदूरी लाएंगे, नहीं। कुटीर उद्योग में मेरे भाई घर के परिवार के लोग ही, घर के परिवार के सदस्य ही उसमें काम करते हैं। घर में किए जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। यह विनिर्माण की सबसे लघु इकाई होती है। पर्यटन क्या है भाई? याद रखिएगा, पर्यटन हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। पर्यटन कहां से आती है भाई? तो बताएंगे सर, पर्यटन हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। पर्यटन तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो हमारा पर्यटन है वो बिल्कुल तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा होती है जो व्यापार के बजाय आमोद, प्रमोद अथवा मनोरंजन के उद्देश्य की जाती है। पर्यटन के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा। पर्यटन एकदम साधारण भाषा में सुनिएगा। पर्यटन पर्यटन हमारा
पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप का एक उदाहरण है, जो पर्यटन व्यापार के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए किया जाता है। जब लोग अपने घर द्वार को छोड़कर व्यापार के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए जब जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्यटन। जो हम लोग अभी जनवरी महीना आ रही है, लोग अपने घर द्वार को छोड़कर जब घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो इसको हम लोग पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का सबसे अच्छा जगह नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। तृतीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में, प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आते हैं तृतीय व्यवसाय अथवा क्रियाकलापों के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें तृतीय क्रियाकलाप है ना, कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में दूं, प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग कृषि किए, गेहूं का उत्पादन किए। द्वितीय क्रियाकलाप क्या कर दिए, उसको हम लोग आटा में बदल दिए। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप में कोई भी सामान का उत्पादन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेवा किया जाता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, जैसे हमारा शिक्षा हो गई, याद रखिए, जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, ये सब आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, तृतीय व्यवसाय अथवा क्रियाकलापों के अंतर्गत किसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसके अंतर्गत अमूर्त सेवाओं का शामिल किया जाता है। बस याद रखिएगा, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा किया जाता है, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा दिया जाता है। फिर से बोलिए ना भाई, तृतीय क्रियाकलाप में सेवा दिया जाता है। ये सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन आदि हो सकती है। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है भाई? अब आते हैं सर ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से बचे हुए समय में तैयारी करना है, तो आप लोग जल्दी से जाकर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ये एहसास होगी कि पूरे साल भर में मैंने क्या पढ़ा और आज मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है। पूरे साल भर में मैंने क्या पढ़ा और आज मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं। सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास चल रही है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग एक बार कोर्स को ज्वाइन करके देखिए और कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है एक बार आप लोग प्राप्त करके देखिए। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी दिया जाता है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आप लोगों को PYQ भी कराया जाती है लगभग 5 साल का। फिर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगी। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाए ज्वाइन करें और आनंद ले ऑनलाइन क्लास का भाई। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट मतलब आप सभी को पता है, इंटरनेट संचार की आधुनिक सेवा है। आधुनिक का मतलब आने वाले दिन के लिए भी सेवा है। यह वाइड, याद रखो, WWW का नाम सुनिए ना भाई, वही वाइड एरिया नेटवर्क, WAN भी कहलाता है। जो हमारा नेटवर्क है ना भाई इंटरनेट, इसको हम लोग WAN भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण देश अथवा महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ है। नेट के माध्यम से ही, ए भाई, इंटरनेट के माध्यम से ही आज हम और आप जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होती तो ना आप मुझे देख पाते, तब ना मैं आपके कमेंट को देख पाता। ठीक है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए। इसी तरह से पूरी दुनिया में जितना महादेश है, जितना देश है, सब एक दूसरे से क्या है भाई, याद रखेगा, आपका जुड़ा हुआ है। इसको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, वैश्विक गांव क्या होती है? आपसे पूछा गया वैश्विक गांव क्या होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे भाई लॉन्ग वीडियो बन जा रही है। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यही से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले। फिलहाल हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।